Good morning, students. So, I have a Hindi textbook in my hand. नमस्कार करता हूँ मैं और आपके सामने है हिंदी का चैप्टर 5 जिसका नाम है गोवा जैसा मैंने देखा। ये लिखा हुआ है विनय शर्मा जी के द्वारा। इसके लेखक विनय शर्मा जी हैं और इस लेखक ने हमें गोवा के सुंदर समुद्री किनारों, वहाँ की जीवन शैली, त्यौहार, इन सब चीज़ों का बड़ा ही सुंदर वर्णन करके हमें बताया है कि कैसा है गोवा। तो जैसे ही गोवा शब्द या गोवा का नाम हमारे सामने आता है या हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक बात आ जाती है कि घूमना फिरना या फिर रोमांचक जगह और सुंदर सी वो जगह जहाँ पे लोग घूमने आते हैं और जिसे भारत का बहुत ही लोकप्रिय पर्यटन स्थल कहा जाता है, टूरिस्ट प्लेस। तो आइए देखते हैं कि विनय शर्मा जी ने इस पाठ के जरिए क्या क्या वर्णन किया है। और प्रिय छात्रों, हमेशा ध्यान रखिए कि जब कोई भी पाठ का एक्सप्लेनेशन हो रहा है, आपको समझाया जा रहा है, तो उसमें इस्तेमाल किए गए जो शब्द होते हैं उन शब्दों को आप अपने दिमाग में बसा लें। और जब आपका ध्यान, आपकी आंखें किताबों की तरफ होती है तो वो लिखा कैसे है या कोई ऐसा शब्द जो आपको लगता है पढ़ते वक्त या सुनते वक्त कि ये इम्पोर्टेंट है या फिर मेरे लिए कुछ सीखने जैसा है, तो उसको आप मार्क कर लो, सर्कल कर लो, अंडरलाइन कर लो। और इस तरह, और अगर उसमें कोई नाम आ जाता है, कोई खास बात आ जाती है, तो उसको आप निशान लगा लो। हो सकता है उससे जुड़े कोई भी सवाल या एक्टिविटी हमारे लेसन के लास्ट में दी गई हो जिसे हमें सॉल्व करना पड़े, तो आसानी होगी। और वीडियो देखकर जब आप लेसन को समझने की कोशिश करते हो तो वीडियो में इंसान का चेहरा उतना मायने नहीं होता जितना कि उसके शब्द होते हैं। आप उसके शब्दों को सुनो और आपका ध्यान आपकी आंखें किताबों में हो। इस बात को गौर करते हुए चलिए हम शुरू करते हैं इस पाठ का एक्सप्लेनेशन। तो मैं रीडिंग कर रहा हूँ और समझाते जाऊँगा, आप रीडिंग सुनते जाइए और समझते जाइए टेक्स्ट बुक में देखते हुए। गोवा, यह नाम सुनते ही सभी का मन तरंगायित हो उठता है। तरंगायित मतलब मन में लहरें भर जाती है। और हो भी क्यों ना, यहाँ की प्रकृति मतलब नेचर, आबो हवा क्लाइमेट और जीवन शैली लाइफस्टाइल का आकर्षण ही ऐसा है, मीन्स उसका अट्रैक्शन ऐसा है कि पर्यटक मतलब टूरिस्ट खुद ब खुद यहाँ खींचे चले आते हैं। देश के एक कोने में स्थित होने के बावजूद यह छोटा सा राज्य प्रत्येक पर्यटक के दिल की धड़कन है। हमारे भारत का काफ़ी छोटा सा राज्य है, ये स्टेट है गोवा, और भारत के पश्चिम दिशा में बसा हुआ है, अरब सागर के पास, जो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। अब आगे पढ़ते हैं। यही कारण है कि मैं भी अपने परिवार के साथ, मैं शब्दकार विनय शर्मा लेखक, मैं भी अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा जा पहुंचा। तो क्वेश्चन आता है कि लेखक कहाँ से कहाँ गया, मतलब वो इंदौर के रहने वाले थे। खंडवा से मेरे साढ़ू साहब, साढ़ू एक रिश्ता होता है,
साधु साहब भी सपरिवार मतलब परिवार के साथ हमारे साथ शामिल हो गए हमारी यात्रा में। 23 नवंबर को जब गोवा एक्सप्रेस, ये एक ट्रेन का नाम है, मडगांव यानी स्टेशन, गोवा का एक स्टेशन, 23 नवंबर को जब गोवा एक्सप्रेस मडगांव रुकी तो सुबह का उजास हो गया था, यानी सुबह हो गई थी। एक टैक्सी के हॉर्न ने मेरा ध्यान उसकी ओर खींचा, मतलब लेखक का ध्यान टैक्सी की तरफ गया और हम फटाफट उसमें बैठ गए बुक करके, चलो भाई चलना है। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। शीतल हवा के झोंकों से मन प्रसन्न हो गया। टैक्सी चल रही थी तो ठंडी ठंडी हवा आ रही थी और उनको अच्छा लग रहा था। और यह यात्रा की सारी थकान मिट गई। मैं सोचने लगा कि पर्यटन का भी अपना ही आनंद है। यात्रा करते वक्त लेखक सोचने लगा कि घूमने का तो मजा भाई अलग ही होता है। जब हम जीवन की कई सारी समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, जूझ मतलब जब फेस कर रहे होते हैं, तो उनसे निजात पाने का, निजात मतलब फ्रीडम या छुट्टी पाने का सबसे अच्छा तरीका पर्यटन ही है। मतलब जब बोर हो रहे हो, परेशान हो गए हो, तो थोड़ा सा एक छोटा सा ट्रिप कर लेना चाहिए। बदले हुए वातावरण के कारण मन तरोताजा हो जाता है तथा शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है। विश्राम मतलब आराम। कुछ देर बाद हमारी टैक्सी मडगांव से 5 किमी मतलब किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित, दक्षिण मतलब साउथ में स्थित कस्बा यानी इलाका बेनालियम, एक जगह का नाम है बेनालियम, बेनालियम के एक रिसोर्ट में आकर रुक गए। मतलब एक रिसोर्ट में जाकर टैक्सी रुकी। यह रिसोर्ट हमने पहले से बुक कर लिया था, एडवांस बुकिंग, इसलिए औपचारिक खाना पूर्ति करके, वहाँ पर लिखा है कर यानी करके, हम आराम करने के इरादे से अपने अपने सूट में चले गए। मतलब अपने अपने रूम में हम लोग चले गए आराम करने के लिए और फॉर्मेलिटी जो भी थी वो कंप्लीट करके, जैसे रिसेप्शन पे जाना, अपना बुकिंग कंफर्म करना, फिर अपने अपने रूम में चले गए। इससे पहले कि हम कमरों से बाहर निकले, मैं आपको गोवा की कुछ खास बातें बता दूं। दरअसल एक्चुअली गोवा राज्य 2 भागों में बटा हुआ है। दक्षिण गोवा जिला, जिसको डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, तथा उत्तर गोवा, वो भी एक जिला है। इसकी राजधानी पणजी, PANAJI, पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। एक नदी वहां पे जिसका नाम है मांडवी। यह नदी काफी बड़ी है तथा वर्ष भर पानी से भरी रहती है। कौन सी नदी? मांडवी नदी। वहां पे कौन सा राजधानी है? पणजी। यह नदी काफी बड़ी है, वर्ष भर पानी से भरी रहती है। फिर भी समुद्री इलाका होने के कारण यहाँ मौसम में प्राय मीन्स मोस्टली उमस मीन्स मॉइस्चर तथा हवा में नमी बनी रहती है। हवा ठंडक होती है और उसमें मॉइस्चर होती है क्योंकि समुद्र के किनारे है। शरीर चिपचिपाता रहता है। हमें हमारे वसई और मुंबई की तरफ भी में जब पसीना होता है तो चिपचिपा स्टिकी हमारा स्किन हो जाता है। शरीर चिपचिपाता रहता है, लेकिन मुंबई जितना नहीं, क्योंकि यहाँ का क्षेत्र हरितिमा से भरपूर है, ग्रीनरी। फिर भी धूप तो देखी ही होती है, मतलब तेज धूप होती है गोवा में भी। यूँ तो गोवा अपने खूबसूरत सफ़ेद रेतीले तटों मीन्स किनारे, महंगे होटलों तथा खास जीवन शैली के लिए जाना जाता है, लेकिन इन सब के बावजूद यह अपने में एक सांस्कृतिक विरासत भी समेटे हुए है। विरासत मतलब पुरानी चीज़ों, पुराने कल्चर से जुड़ी हुई काफ़ी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है, मौजूद है। यहाँ की शाम बड़ी अच्छी होती है, तो चलो इस शाम का आनंद लेने के लिए बेनालियम बीच की ओर चले। बीच है, उसका नाम है बेनालियम। आप भी चलें, क्योंकि
बहुत ही खूबसूरत तथा शांत जगह है बिनौनी में। हमसे यानी जो हम पढ़ रहे हैं तो हमसे भी कहा जा रहा है कि आप भी हमारे इन कल्पनाओं के साथ चलिए। दिन भर की थकान तथा उमस भरी गर्मी के बाद शाम को बीच पर जाना बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लग रहा था। रिसॉर्ट से बीच की दूरी कोई 1 किलोमीटर ही थी, लेकिन जल्दी जल्दी चलने के बाद भी यह दूरी तय हो ही नहीं पा रही थी, क्योंकि हम लोग थोड़ा मजे लेकर चलते। अरब सागर देखने का उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। तभी अचानक लहरों की आवाज़ सुनाई दी, जो किसी रणभेदी की तरह थी। रणभेदी मीन्स लड़ाई, वॉर में जो अचानक हमला करने वाले जो शोर होते हैं, लोगों के जो शोर होते हैं, उसे रणभेदी कहते हैं। हम सभी दौड़ पड़े। सड़क पीछे छूट गई थी, इसलिए रेत पर तेजी से दौड़ना मुश्किल हो रहा था। सैंड, रेत मतलब सैंड, उस पर भागते हैं तो थोड़ा डिफिकल्टी होती है। सड़क पीछे छूट गई थी, इसलिए रेत पर तेजी से दौड़ना मुश्किल हो रहा था। फिर भी धंसे हुए पैरों को पूरी ताकत से उठाकर भाग रहे थे। खूबसूरत समंदर देखते ही मैं उससे जाकर लिपट गया। अब लिपट जाने का मतलब होता है उस पानी में घुस गया। इधर बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए। लहरें उनका घर गिरा देती तो वे दूसरी लहर आने के पहले फिर नया घर बनाने में जुट जाते। यही क्रम चलता रहा, मतलब ऐसे ही सब चीज़ें चलती रही। मैंने इन बच्चों से सीखा कि जीवन में आशावाद, मतलब पॉजिटिव सोचना हो तो कोई काम असंभव नहीं है। अगर हम पॉजिटिव रहें तो कोई भी काम असंभव नहीं है। शाम गहराने पर हम किनारे पर बैठ गए। जब शाम होने लगी तो हम एक साइड पे बैठ गए। नॉर्मली जो समुद्र के किनारे लोग बैठ जाते हैं और मज़ा लेते हैं शाम का। मानो हर लहर कह रही हो कि बनने के बाद मिटना ही नियति है, यानी हमारी ज़िंदगी का मकसद ही है कि कोई चीज़ बनती है और फिर मिट जाती है। यही जीवन का सत्य भी है। यहाँ एक मज़ेदार दृश्य भी देखने को मिला। लहरों की आवाज़ के बीच पक्षियों की टी 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 की आवाज़ भी आपका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। दरअसल ये पक्षी लहरों के साथ बहकर आई मछलियों का शिकार करने के लिए किनारे पर ही मंडराते रहते हैं। मंडराना मतलब ऊपर रोम करते रहते हैं। लेकिन जब तेज हवा के कारण एक ही दिशा में सीधे नहीं उड़ पाते हैं तो सुस्ताने के लिए किनारे पर बैठ जाते हैं, मतलब आराम करने के लिए। यहाँ बैठे कुत्तों को इस बात का इंतजार रहता है। मौका मिलते ही वे इन पर झपट पड़ते हैं, मतलब पक्षियों पर। लेकिन बेचारे कुत्तों को सफलता कम ही मिल पाती है। पक्षियों का बैठना, कुत्तों का दौड़ना और पक्षियों का टी टी करके उड़ना, यह दृश्य सैलानियों का, मतलब टूरिस्ट का अच्छा मनोरंजन करता है। इधर जैसे ही सूर्य देवता ने विदा ली, वैसे ही चंद्रमा की चांदनी में नहाकर समुद्र का नया ही चेहरा नजर आने लगा। ये सीन आपने भी देखा होगा जब आप बीचेस पे जाते हो या समुद्र के किनारे जाते हो, तो जब सूरज ढलने लग जाता है तो एक अलग सा रूप दिखाई देता है समुद्र का और उस माहौल का। एक सेकेंड, एक कॉल आ रही है। Yes, I'm back. Sorry for the interruption. अब समुद्र स्याह और भयावह दिखने लगा, नीला, डरावना। अगले दिन हम बस से गोवा घूमने की योजना बनाई। वैसे घूमने फिरने के लिए यहाँ बाइक आदि किराए पर मिल जाती है, जिसको पायलट कहते हैं। गोवा में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे बाइक रेंट पे मिलती है। अकेले हैं तो आपके साथ जो मालिक होता है वो होता है, और अगर 2 जन हैं तो वो आपको दे देंगे और आप राइड कर सकते हो। एडवांस पैसा भी लेते हैं और उन पर ही घूमने का मज़ा भी आता है। लेकिन बच्चों के कारण
हमने बस से जाना मुनासिब समझा। मुनासिब मीन्स फिजिबल, मीन्स गुड। यहाँ सी फूड, समुद्र का खाना, समुद्री खाना की अधिकता होने के कारण, अधिकता मीन्स मैक्सिमम, शाकाहारी पर्यटकों को सुस्वादु भोजन की समस्या से भी दो चार होना पड़ता है। मतलब जो वेजिटेरियन है और शाकाहारी है उसको तो दिक्कत होगी भाई, क्योंकि वहाँ पे नॉनवेज, मांसाहारी खाना ज़्यादा मिलता है। क्यों? क्योंकि समुद्र किनारे हैं, समुद्र की चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं। काफ़ी भटकने के बाद अच्छा भोजन मिल गया तो समझो किस्मत और जेब तो ढीली हो ही गई। यह समस्या हमें पहले से पता थी, इसलिए हम अपने रिसोर्ट की सूट में उपलब्ध किचन में ही भोजन करते थे। मतलब जो रिसोर्ट था वहाँ का ही खाना खाते थे। सबसे पहले हम अंजुना बीच गए। लेखक सबसे पहले कौन से बीच गया? अंजुना बीच। गोवा में छोटे बड़े करीब 40 बीच हैं। कितने बीच हैं? 40। लेकिन प्रमुख 7 या 8 ही हैं। प्रमुख मतलब मेन बीचेस। अंजुना बीच नीले पानी वाला, पथरीला, बहुत ही खूबसूरत है। इसकी एक और लंबी सी पहाड़ी है जहाँ से बीच का मनोरम दृश्य यानी ब्यूटीफुल सीन देखा जा सकता है। समुद्र तक जाने के लिए थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है। नीला पानी काले पत्थरों पर पछाड़ खाता, यानी काले काले पत्थरों पर चोट खाता रहता है। पानी में काट काट कर इन पत्थरों में कई छेद कर दिए हैं। पानी ने क्या किया है? पत्थरों में चोट दे देकर उसमें कई सारे छेद, पोर्स बना दिए हैं, जिससे ये पत्थर कमजोर भी हो गए हैं। साथ ही समुद्र के काफी पीछे हट जाने से कई पत्थरों के बीच में पानी भर गया है। मतलब पानी पत्थरों के अंदर भी चला गया है। इससे वहाँ काई ने अपना घर बना लिया है। फंगस, ग्रीन कलर की जो काई होती है। फिसलने का डर हमेशा लगा रहता है, लेकिन संघर्षों में ही जीवन है, स्ट्रगल। इसलिए यहाँ घूमने का भी अपना अलग आनंद है। यहाँ युवाओं का दल यानी यंगस्टर्स तो अपनी मस्ती में डूबा रहता है, लेकिन परिवार के साथ आए पर्यटकों का ध्यान अपने बच्चों को खतरों से सावधान रहने के दिशा निर्देश देने में ही लगा रहता है। एक दूसरे को हम वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं कि अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। मैंने देखा कि समुद्र किनारा होते हुए भी बिनौलिया बीच तथा अंजुना बीच का अपना अपना सौंदर्य है। दोनों का समुद्र का किनारा है, लेकिन उनकी ब्यूटी थोड़ी सी डिफरेंट है और दोनों अच्छी है। बिनौलियम बीच रेतीला तथा उथला है। उथला मीन्स थोड़ा दूर तक उस पर सैंड फैला हुआ है। यह मछुआरों की पहली पसंद है। यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि इतनी सारी मछलियाँ स्थानीय बाज़ारों में यानी लोकल मार्केट में बेची जाती हैं। इनका निर्यात यानी एक्सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं होता। इसके विपरीत मतलब इसके बावजूद अंजुना बीच गहरा और नीले पानी वाला है। तो ये डिफरेंस है, ये अंतर है बिनौलिया बीच में और अंजुना बीच में। अंजुना बीच गहरा है और बिनौलिया उथला है, शैलो। यह बॉलीवुड की पहली पसंद है, अंजुना बीच। बॉलीवुड तो बताने की जरूरत नहीं। यहाँ कई हिट फिल्मों की शूटिंग हुई है। दोनों बीच व्यावसायिक हैं, मतलब दोनों जो बीच हैं वो बिजनेस के लिए फेमस हैं। पर मूल अंतर यानी मेन डिफरेंस व्यवसाय की प्रकृति का है। बिजनेस का टाइप यहाँ पे अलग अलग है। इसके बाद हम लोग दिन भर पणजी शहर देखते रहे। मतलब ये दोनों बीच देखने के बाद में पणजी शहर घूमा गया लेखक और परिवार के साथ। घूम फिरकर शाम को हम कलिंगुड बीच पर पहुंचे। कलिंगुड बीच बहुत ही मशहूर है। यहाँ काफ़ी रेतीला तथा गोवा का सबसे लंबा बीच है, जो 3 से 4 किलोमीटर तक फैला हुआ है, बहुत बड़ा। यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। यही कारण है कि यह स्थानीय लोगों के व्यवसाय का केंद्र भी है। जो लोकल लोग होते हैं उनका बिजनेस भी इसी से चलता है। उनका खान पान,
उनका कमाई भी, इनकम यहाँ से ही चलती है। यहाँ कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, जिनमें कुछ तो हैरत अंगेज यानी शॉकिंग, जिन्हें देखने में ही आनंद आता है। आप भी अपनी रुचि के अनुसार यानी इंटरेस्ट के हिसाब से हाथ आजमा सकते हैं। हाथ आजमाना का मतलब कोशिश कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कई खेलों में हिस्सा लिया, लेकिन सबसे अधिक रोमांच पैराग्लाइडिंग में ही आया। जो आपने देखा होगा, पैराशूट में बंधे हुए बोट से खींचते हैं तो वो ऊपर उड़ता हुआ चला जाता है इंसान, उसे पैराग्लाइडिंग कहते हैं। तो ये लेखक का अपना अनुभव था। काफ़ी ऊंचाई से अथाह जल राशि मीन्स ह्यूज वाटर को देखना इतना जितना विस्मयकारी था, विस्मयकारी मतलब एकदम होश उड़ जाए, उतना ही भयावह भी, मतलब उतना ही डरावना भी था। दूर दूर तक पानी ही पानी, तेज हवा और रस्सियों से हवा में लटके हम यानी मैं और मेरी पत्नी दोनों डर भी रहे थे और खुश भी हो रहे थे। डर इस बात का कि छूट गए तो समझो गए, और खुशी इस बात की कि ऐसा रोमांचक दृश्य पहली बार देखा है। सचमुच अद्भुत, अमेजिंग। हम यहाँ 4-6 दिन रहे, लेकिन हमारी एक ही दिनचर्या रही। हमारा डेली रूटीन एक ही जैसा था। सुबह जल्दी उठना, फटाफट नाश्ता करना, दिन भर घूम फिर कर थक कर शाम को रिसॉर्ट आकर थकान मिटाने के लिए पूल में तैरना, स्विमिंग पूल। एक दिन कोलवा बीच पर, कोलवा नाम का एक फेमस बीच है, हमने बोटिंग का भी आनंद लिया। यहाँ हमने डॉल्फिन मछलियाँ देखी। हालांकि ये छोटी थी, पर बच्चों ने आनंद लिया, अच्छा आनंद लिया। इस दौरान यहाँ नवरात्रि तथा दशहरा पर्व यानी त्योहार मनाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। उत्तर भारत में जिस तरह हर घर तथा गली मोहल्ले में माँ दुर्गा की घट स्थापना कर तथा लड़कियों द्वारा गरबा का पर्व मनाया जाता है, ऐसा ही यहाँ भी होता है। रावण का पुतला कहीं भी नहीं जलाया जाता। वेरी गुड। सुबह से लोग अपने वाहनों की सफाई कर उनकी पूजा करते हैं, और शाम को भगवान की एक पालकी मंदिर ले जाई जाती है। इसके बाद एक पेड़ विशेष की पत्तियां तोड़कर, एक स्पेशल पेड़ है, उसकी पत्तियों को तोड़कर लोग एक दूसरे को देकर बधाई देते हैं, जिसको हम मुंबई में सोना देना कहते हैं, कि हम एक दूसरे को दशहरे के दिन सोना देते हैं ना, वो वाला। सबकी अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपरा है, सबका कल्चर है। इतने कम दिनों में मैं गोवा को पूरा देख समझ तो नहीं पाया, पर इतना ज़रूर समझ गया कि पश्चिम फैशन और सभ्यता में रचा बसा होने के बावजूद यह भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से आत्मसात किए हुए, मतलब अपने अंदर समाया हुआ है। पर्यटक फैशन के रंग में कुछ देर के लिए भले ही स्वयं को रंग कर चले जाते हों, लेकिन स्थानीय लोग अपनी सांस्कृतिक परंपरा की उंगली अब भी पकड़े हुए हैं। वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो आज भी संस्कृति को लेकर गोवा का मान बनाए रखते हैं और भारत की एकता को दर्शाते हैं। तो ये समाप्त हुआ 5वां पाठ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और आप एक बार इसको बिना बोले मन में रीडिंग करना, फिर इसमें शब्द संसार दिए हुए हैं उनको समझना, सीखना, और उसके बाद पीछे दी गई पेज नंबर 22 पे, पेज नंबर 22 पे एक्टिविटीज़ हैं, उसको करने की कोशिश करना। पेज नंबर 23 पे व्याकरण उपयोजित लेखन है, हो सके तो इनको भी करना, ना आए तो पूछना, मैं बताऊंगा कि कैसे करते हैं, ठीक है? क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है और काम ज़्यादा है। सहारा यानी सपोर्ट भी कम है। क्लासेस कब आएंगे कब नहीं, कितने लेक्चर्स मिलेंगे, कितने टीचर्स पॉसिबल होंगे, कुछ पता नहीं। स्कूल कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, कितने दिन चलेगा, सारी चीज़ें बेढंगी हैं। तो बेहतर है कि आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते रहिए। साथ देने के लिए और आपको मार्गदर्शन करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। गॉड ब्लेस यू।